आई थिंक देर वॉज सम इंटरनेट इशू ड्यू टू विच हाँ ओके कहीं ना कहीं इंटरनेट इशू की वजह से क्लास रुक गई थी बीच में. नाउ वी आर ट्राइंग टू रिज्यूम इट अगेन. Let others also connect who are with us. Let's wait for 2-3 minutes so that we can. ओके सो हम डिस्कस कर रहे थे अपने जस्ट वीडियो इंटरप्ट होने से पहले कि हमारे को क्या करना है कि 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट ऐसे लेने हैं जिस पे हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एरिया अपना जो है जिसको बनाएंगे, और उन 3 सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट कोई गलती नहीं होगी. और उन 3 सब्जेक्ट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये हम डिस्कस कर रहे थे. एंड हमने डिस्कस किया था जैसे सपोज़ हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की थी कि हिस्ट्री में लेट सपोज़ आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है एंड आर्ट एंड कल्चर है. ठीक, हमारे को क्या करना है कि सपोज़ हिस्ट्री की अगर ये चीज़ें हैं तो हमारे को एक बिल्कुल चेकलिस्ट सा बनाना है. और चेकलिस्ट ऐसे बनाना है कि हमारे को एक एक चीज़ चेक करनी है, उसमें हम हेडिंग डालें और हम हेडिंग में लिखें ऊपर कि एनसीईआरटी क्या हमने इसकी पढ़ ली या नहीं पढ़ ली. फिर हम इसको देखें कि हमने टेक्स्ट बुक इसकी पढ़ ली है या नहीं पढ़ ली. उसके बाद फिर हम देखें कि हमने जो है क्या इसके नोट्स, समरी नोट्स साथ साथ प्रिपेयर कर लिए हैं या नहीं कर लिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए. एंड फाइनली फिर हम देखें कि समरी नोट्स के बाद हम जो है इसकी प्रैक्टिस हम कर गए हैं या नहीं कर लिया हमने. उसके बाद फिर हम देखें कि हमने इसकी रिवीजन कितनी बार कर ली, रिवीजन 1, रिवीजन 2 एंड रिवीजन 3. तो आप मान के चलें आपको ये अपनी खुद की एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी. हाँ, मैं अभी जब थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी मैं ये बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना है. उसके बाद मैंने इससे पहले बताया था कि हम एक सेक्शन डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है. तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि एनसीईआरटी 6 to 12th में क्या कैसे करना है, तो वो मेरा सोर्सेज का पार्ट होगा जब मैं डिस्कस करूँगा. अभी मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ, अभी मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है. बच्चे को पढ़ना ही नहीं आता है, वो लास्ट तक सोचता है कि साहब मैं कैसे पढ़ूँ, क्या मेरी तैयारी हो गई है या नहीं हो गई है. आप अपने आप से पूछें और एक चेकलिस्ट बनाएं, एक अलग से कॉपी खरीद लें और अलग से कॉपी खरीदें और उसमें सारे सब्जेक्ट्स को इस तरीके से नोट डाउन कर लें और उसमें लिखें कि जैसे सपोज़ ये एंशिएंट हिस्ट्री है तो आप खुद टिक करें कि हाँ मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की जो है एनसीईआरटी पढ़ ली है. जब मेरा ये हो जाए तभी मैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाऊं और मैं अपना जो है टेक्स्ट बुक को पढ़ने की कोशिश करूं. बच्चा क्या करता है, उसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती, वो सीधा टेक्स्ट बुक की तरफ चला जाता है. बच्चा जो है एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती, सीधे रमेश सिंह पढ़ना शुरू कर देगा इको में. बच्चे ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, वो सीधा ही लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर देगा. अब लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें. लक्ष्मीकांत आपको ये बता सकता है कि फ्रीडम का आर्टिकल कौन सा है. लक्ष्मीकांत ये बता सकता है कि फ्रीडम के ऊपर या फंडामेंटल राइट के ऊपर जो है कौन सी जजमेंट आई है. वो आपको कुछ केसेस के बारे में बता सकता है. लेकिन फ्रीडम क्या होती है, फ्रीडम लाइफ में क्यों ज़रूरी होती है, ये सारी बातें लक्ष्मीकांत नहीं बताएगा. ये सारी बातें आपको एनसीईआरटीज़ में पता लगेंगी. तो एनसीईआरटीज़ आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना सिखाएगी. आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप एनसीईआरटीज़ से होगा. उसके बाद आप जब एडवांस्ड लेवल की बुक पढ़ेंगे तो आपको बेसिक्स क्लियर होंगे, तभी जाकर आप जो है ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे. तो आप एनसीईआरटी पढ़ें. एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर उसकी जो है टेक्स्ट बुक को पढ़ें. जब टेक्स्ट बुक पढ़ लें तो मेक श्योर कि साथ साथ अपने समरी नोट्स बनाते रहें. मैं अक्सर देख पाता हूँ स्टूडेंट्स को, जैसे सपोज़ करो, इमेजिन करो आपका 27 जून को अगले साल पेपर होगा. अब 27 को पेपर होगा तो 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक जो लास्ट का 1 महीना होगा या लास्ट के जो है हफ्ता 10 दिन 20 दिन 30 दिन होंगे,
लास्ट टाइम में आप रिवाइज कैसे करोगे? पूरी एंशियंट हिस्ट्री आपने सपोज पढ़ ली, अब एंशियंट हिस्ट्री की सपोज कल पेपर है, आज एक दिन पहले आप क्या पूरी एंशियंट हिस्ट्री की बुक तो पढ़ोगे नहीं। अब कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है हाईलाइट करते रहते हैं, वो पढ़ने का एक तरीका है, हाईलाइट कर सकते हो, देयर इज़ नो एनी इशू इन इट, बट ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स एंड ट्राई टू राइट इन अ शॉर्ट। तो उसको एक शॉर्ट समरी नोट्स कहते हैं। मैं हर बार क्लास में भी मैंने तुम्हारे को जो है याद करो, हर सब्जेक्ट में मैंने तुम्हें बोला, इवन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे जो है समरी नोट्स दिखाए भी सही। आई डोंट नो, शायद पॉलिटी के जो है ऋतिक ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, और भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स अच्छे बनाते हैं, उन्होंने मेरे को इवन दिखाए भी सही। शायद मालूम नहीं अगर तुम हो ऋतिक अभी इस लाइव सेशन में नहीं हो, नहीं तो मैं तुम्हारे को जो है शो कर सकता हूँ, अगर तुम मेरे को मैसेज करो कि किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, समरी नोट्स। उसने लगभग पूरी लक्ष्मीकांत की बुक को, मुझे लगता है शायद बहुत ही कम पेजेस में उसने जो है कर दिया था, और उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट थी मैंने उसको सजेस्ट किया। अब आपके पास अगर सपोज़ इकोनॉमी है, इकोनॉमी के सपोज़ आपके पास कुछ 40 50 60 पेज ऐसे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपने उसके अंदर समराइज़ कर रखा है, तो लास्ट मोमेंट आपके लिए कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं होगी। तो आपके समरी नोट बन गए तो आप इसमें टिक करें कि हाँ आपने समरी नोट बना लिए। उसके बाद आप क्या करें, जब यहाँ तक कर लें तो इसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करें। और अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अब बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वो अपनी इस यूपीएससी की पढ़ाई को स्कूल की तरह करने की कोशिश करता है। वो सोचता है जैसे स्कूल में क्या होता था, आपको जो है सपोज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा दिया, उसी टॉपिक का क्वेश्चन, उसी टॉपिक का क्लास टेस्ट हो जाता था, या उसी टॉपिक के ऊपर जो है यूनिट टेस्ट हो जाता था, अकॉर्डिंगली चीज़ें आगे बढ़ती थी। वो अप्रोच सही है, लेकिन उस अप्रोच के अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। आप समझें यूपीएससी के एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट कुछ हो रहा है, तो आप उस अप्रोच को फॉलो नहीं कर सकते। तो आप क्या करें, समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए, जब तक आप पूरा सब्जेक्ट एट लीस्ट वंस पूरा पढ़ ना लें, जब तक इसको प्रिपेयर ना कर लें, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश ना करें। क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे सपोज टॉपिक्स क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। अब फंडामेंटल राइट्स जो हैं सपोज वो इंटरकनेक्टेड हैं किसी सपोज करो आगे जाके एग्जीक्यूटिव्स के साथ, या फिर जो है वो आगे जा कर के हम देखेंगे जुडिशरी के साथ। जुडिशरी की कोई जजमेंट आई है सपोज फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, अब बच्चे ने जुडिशरी पढ़ नहीं रखा, वो सपोज फंडामेंटल राइट पढ़ रहा है, और आपस में जो है एक क्वेश्चन इस तरीके से इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन है। अब बच्चा सोच रहा है कि मेरे को तो ये आता नहीं है, बच्चा वहाँ परेशान होना शुरू हो जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं इसका जो है रिसर्च में लगूं, फिर उसके पीछे इंटरनेट पे जाने की कोशिश करेगा, फिर वो इतना परेशान हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद वो उस सब्जेक्ट से ही मन हटा बैठता है, उसको लगता है कि मुझे तैयारी नहीं करनी है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप क्या करो, सबसे पहले एक बार पूरे सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लो, बुक्स पढ़ लो। क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आप ध्यान रखें कि आपके दिमाग में मकसद क्या है। आप जब बुक पढ़ रहे होते हो तो आपके दिमाग में मकसद होता है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, समझना चाहते हो। लेकिन जब आप प्रैक्टिस के उसमें आ जाते हो तो प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हो, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना चाहते हो, स्पीड इंक्रीज करना चाहते हो, और आप अपने आप को देखना चाहते हो, थोड़ा सा परफेक्शन उस सब्जेक्ट के अंदर लेकर आना चाहते हो। लेकिन जब तक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो परफेक्शन कहाँ से आ पाएगी? अब अंडरस्टैंडिंग और परफेक्शन को दोनों को मिला दोगे तो क्या होगा, खिचड़ी बन जाएगी साहब फिर तो। और वो खिचड़ी ऐसी होगी कि वो आप ही खा पाओगे उसको, और आप भी छोड़ दोगे फिर उसके बाद। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना ज़रूरी है, एक बार सब्जेक्ट पूरा पढ़ लें। जैसे सपोज पॉलिटी है, सो वंस स्टडी द पॉलिटी फर्स्ट, एक बार पूरा एनसीईआरटीज़ पढ़ लें, उसकी लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ लें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। और जब प्रैक्टिस करें तो 2 फेजेस में प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें क्या करें, डेफिनेटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो देखें ही देखें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखो तो आप ज़्यादा पीछे के सालों के में मत जाओ। कई बार कुछ जो है मैं देखता हूँ कि कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि 1995 1995 से पढ़ना शुरू कर दो, कुछ कहते हैं कि आप जो है लगभग 2000 से सारे करना शुरू कर दो। आपका देखो मकसद क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से यू जस्ट वांट टू गेट एन आइडिया कि यूपीएससी ने कौन से एरियाज़ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं,
और जो यूपीएससी पूछ रहा है क्या आप उस लेवल की तैयारी कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। तो एटलीस्ट अगर आप इसको 10 ईयर के आसपास जो है सॉल्व कर लेते हो तो 10 सालों में लगभग लगभग एक ट्रेंड है। अब 1990 में जो उसने क्वेश्चन पूछा था वो कभी भी दोबारा 2020 में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ हो सकता है जिस तरीके से 2010 या 2013 सिलेबस जब से चेंज हुआ है और जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहा है उन तरीक़ों के क्वेश्चंस को आप समझ सकते हो। और अगर 10 सालों के आप क्वेश्चंस करके जा रहे हो देन दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। तो आप लगभग लगभग 10 सालों के एक तो क्वेश्चन करें, और जब 10 सालों के क्वेश्चन कर लें उसके बाद आप क्या करें, एक क्वेश्चन बैंक परचेस करें। क्वेश्चन बैंक क्या होता है, जैसे सपोज आपने पूरी पॉलिटी पढ़ ली, अब पूरी पॉलिटी पढ़ लोगे, पॉलिटी पढ़ने के बाद आपने फंडामेंटल राइट के सपोज 10 सालों में जितने क्वेश्चंस आए हैं वो भी सारे सॉल्व कर लिए। अब आपको अंदर से और प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है, यू वॉन्ट टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस, सो नाउ फ्रॉम वेयर यू विल गेट दोज क्वेश्चंस। what students try to do is they search on internet, and internet is no doubt is a good source, but it also have some negative points. What are those negative points? That is the wastage of time. पहली बात तो क्या है, इंटरनेट पे टाइम वेस्ट बच्चा बहुत करेगा। तो इंटरनेट पे क्वेश्चंस ढूंढने की बजाय ट्राई टू परचेज अ क्वेश्चन बैंक, एक बुक परचेज कर लो क्वेश्चन बैंक की। आई विल लेट यू नो वो कौन सी बुक्स हो सकती हैं। और एक बुक के अंदर लगभग लगभग जो है हर टॉपिक को मिलाओगे तो आपके 700-800 क्वेश्चंस, 1000 क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेटली उस क्वेश्चन बैंक में होंगे। तो आप क्या करो, उन 1000 के 1000 क्वेश्चंस को एक सब्जेक्ट के आप उसको तैयार कर लो। तो जब आप उसके 1000 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स क्वेश्चन बैंक से पढ़ जाओगे तब आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने क्या कर लिया। अब आपको लगेगा एक मैंने अंडरस्टैंडिंग का पार्ट जो है अपना कंप्लीट कर लिया। अब अंडरस्टैंडिंग के बाद मैंने अपना प्रैक्टिस का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अंडरस्टैंडिंग में मैंने अपनी बेसिक एनसीईआरटीज़ भी पढ़ ली। अंडरस्टैंडिंग के बाद मैंने टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ ली। अब इसके अंदर क्या चीज़ छूट गई है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता लगेगा कि शायद कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको आपने थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया था, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप गलत कर बैठोगे प्रैक्टिस के दौरान। देन अगेन यू विल रेफर दिस बुक, और फिर आपको क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। और जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो प्रैक्टिस में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लोगे और एक क्वेश्चन बैंक भी पूरा का पूरा कर लोगे। और जब प्रैक्टिस कर लोगे फाइनली टाइम विल कम टू इवेल्युएट योरसेल्फ। अब खुद को चेक करने का समय आ जाएगा। और आप खुद को कैसे चेक करेंगे, आप खुद को चेक कर पाएंगे एक टेस्ट सीरीज़ से। अब टेस्ट सीरीज़ अगर आपने नहीं करी, अगर आपने टेस्ट मतलब दिए, वो चाहे आप कहीं से भी करें, लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं करी, अब टेस्ट सीरीज़ कैसी होनी चाहिए है, टेस्ट सीरीज़ कहाँ से करना बेहतर रहेगा, कुछ फ्री सोर्सेज भी गिवन होते हैं। तो आई विल लेट यू नो फ्रॉम व्हेन वी विल डिस्कसिंग अबाउट दिस सोर्सेज। तो अगर आप उस समय पूछेंगे तो मैं उस बारे में ज़्यादा डिटेल में बता पाऊँगा। बट राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू शेयर द आइडियाज़, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल कि कहाँ से करो और कहाँ से नहीं करो, दैट इज़ माई सेपरेट डिस्कशन। तो कहीं ना कहीं आप क्या करो, अब अपने आप को चेक करो, इवेल्युएट करो कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ पर प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। और अब आप अपने आप को क्या करोगे, चेक करोगे, टेस्ट करोगे, और अब जहाँ पर भी वीकनेसेस होंगी उनको दूर करने की कोशिश करोगे। अब सोचो, जब इस तरीके से आप आगे बढ़ो और जब इवेल्युएट करोगे, टेस्ट दोगे, तो 2 तरीके के टेस्ट होंगे इसके अंदर। एक होंगे सेक्शनल टेस्ट और एक होंगे कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट कौन से होंगे आपके, जैसे पॉलिटी में बोला जाए सिर्फ एनसीईआरटी का टेस्ट, फिर बोला जाएगा कि पॉलिटी के अंदर सपोज करो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स का टेस्ट, फिर बोला जाए एक मतलब सब्जेक्ट के किसी सेक्शन को कवर करना, उसको हम सेक्शनल टेस्ट कहते हैं। उसके बाद बोला गया कि नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट का मतलब होगा कि अब इसके अंदर एनसीईआरटीज़ भी पूछी जा सकती हैं, इसके अंदर एडवांस्ड लेवल का भी पूछा जा सकता है, इसके अंदर करंट अफेयर्स भी पूछे जा सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब जैसे यूपीएससी में कुछ भी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी पूछे जा सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, नाउ यू हैव टू join any test series
and that test series will be good test series which will take the test of both types, sectional as well as the comprehensive. and sectional means टॉपिक वाइज जो है वो कहीं ना कहीं टेस्ट ले और आपको पता लगे कि वो टॉपिक्स के अंदर क्या कमी रह गई है। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तभी जा कर के आप क्या कर पाएंगे, अगले साल 2021 के लिए एक सही तरीके से आप जो है कहीं ना कहीं प्रिपरेशन को अंजाम दे पाएंगे। अब आप समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया, अब आप एक छोटा सा चार्ट बनाएं। और कैसा चार्ट बनाएं? सब्जेक्ट के लिए आप अपना सिंपल अपनी कॉपी लें, कोई भी 2-4 मतलब इस तरीके से कॉपी लें, एक रजिस्टर टाइप परचेज़ कर लें और रजिस्टर में कई सारे आप जो है ऐसे कॉलम बना लें। और उस कॉलम में जो है क्या करें, उस कॉलम में सबसे पहले डालें सब्जेक्ट कि आखिरकार जो है कौन से सब्जेक्ट की बात चल रही है, यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी, अंडरस्टैंडिंग का एक पार्ट है, तो आप क्या करें, इसके अंदर लिखें कि क्या एनसीईआरटी, जैसे पॉलिटी की बात चल रही है तो पॉलिटी के अंदर आप यहाँ पर चाहे टॉपिक्स लिख लें या कैसे भी कर लें कि पॉलिटी आप समझें कि क्या पॉलिटी आपने एनसीईआरटी कर लिया या नहीं कर ली। फिर पॉलिटी के बाद लिखें टेक्स्ट बुक, आपने कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ ली है या नहीं पढ़ ली। फिर आप इसके बाद देखें कि क्या पिछले सालों के क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। फिर उसके बाद आप चेक करें क्या आपने क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया है या नहीं किया है। फिर उसके बाद आप चेक करें कि क्वेश्चन बैंक के बाद आपने टेस्ट सीरीज़ दी हैं या नहीं दिए, सेक्शनल टेस्ट दिए हैं या नहीं दिए, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट दिए हैं या नहीं दिए। अब आप जैसे सपोज़ यहाँ पर लिखते हो पॉलिटी, तो पॉलिटी में टिक लगाओ, हाँ मेरी एनसीईआरटी हो गई, मेरा टेक्स्ट बुक हो गया, मेरे पिछले सालों के क्वेश्चन हो गए, मेरा जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक मैंने कर लिया, मैंने सेक्शनल टेस्ट दे दिए, मैंने टेस्ट सीरीज़ दे दी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई फॉरगेट टू मेंशन हियर, आपके समरी नोट्स भी प्रिपेयर हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। तो आप जब इन सब पे टिक कर लें एंड मेक श्योर, इसी तरीके से आप क्या करें, पॉलिटी के बाद बनाएं हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में भी ऐसे बनाएं एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंड आप बनाएं आर्ट एंड कल्चर का। फिर उसके बाद आप ये बनाएं कि हिस्ट्री के बाद आपका जो है होना चाहिए जैसे सपोज इकोनॉमी का, जो भी 3 मेन सब्जेक्ट्स आपके हैं। ऑल्दो यू कैन फॉलो दिस स्ट्रेटेजी फॉर एवरी सब्जेक्ट, लेकिन एटलीस्ट आप इस तरीके से बनाएं और इसमें डालें कि हाँ मेरा एंशिएंट की हिस्ट्री हो गई है, एनसीईआरटीज़, मैंने इसकी टेक्स्ट बुक भी सपोज पढ़ ली है, मैंने पिछले सालों के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, क्वेश्चन बैंक भी कर लिया है, मैंने जो है कहीं ना कहीं सेक्शनल टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी दे दिया, और मैंने जो है अपने इसके समरी नोट्स भी बना लिए हैं। और यकीन माने जहाँ आप पढ़ते हैं, जो भी आपका जो है एग्जाम्पल के लिए स्टडी स्पेस है, जो भी स्टडी टेबल है, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे इसको लगा दें अपनी आँख जो है आँखों के सामने। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैप्स लगा दो, वर्ल्ड मैप लगा लो, आप इसको लगा लें। इससे क्या होगा, इससे आपके दिमाग के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा। जब आप पढ़ने बैठेंगे आपको हर बार इतनी बात का ध्यान आ जाएगा, अरे यार अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, अभी बहुत कुछ रहना है। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को जो है ढील नहीं दोगे। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि हाँ यार कर लेंगे, अभी तो 8 महीने बचे हैं, अगले साल है, अभी तो यार त्यौहार हैं तो ज़रा घूमने चले जाते हैं, कई लोग होम टाउन चले जाते हैं, कई लोग कुछ और प्लान कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जब आ जाएगा फरवरी मार्च, फिर सोचेंगे कि यार क्या करें। और उसके बाद जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो उनको लगता है लास्ट मोमेंट में ड्रॉप कर देते हैं। अब आप सोचें साहब, अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो वो आप अपनी कमी की वजह से ड्रॉप कर रहे हैं। अब यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो आपने ठीक तरीके का अप्रोच फॉलो नहीं किया, इस वजह से नहीं कर पा रहे। तो आपको सबसे पहले तो एक डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। आपको यहाँ पर एक एटीट्यूड ये चेंज करना होगा। मैं अक्सर देखता हूँ स्टूडेंट का एक एटीट्यूड ऐसे डेवलप हो जाता है कि उसको लगता है कि यार कोई हमें बता दे, चाहे वो इंस्टीट्यूट वाला हो, चाहे वो फ्री की वेबसाइट्स वाले हों, चाहे वो यूट्यूब के चैनल हों, चाहे वो कोई भी हो, हमारे को शायद कुछ बता दे। आप यकीन माने आपको कोई नहीं बताएगा। आप ये जब सब काम कर लेंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। अब आप, मैंने ये वीडियो आज क्यों बनाई है, इसके पीछे एक पर्पस है। क्या पर्पस है आप समझिए। जैसे सपोज़ करो आपकी हिस्ट्री की मैं एग्जांपल के लिए बात करता हूँ।
अब हिस्ट्री की अगर बात करूं तो मैं बोलूं कि इसके अंदर एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर है, इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री। एग्जांपल के लिए तो एंशियंट हिस्ट्री आपने सपोज इसकी एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, इसकी टेक्स्ट बुक भी पढ़ोगे, इसकी भी एनसीईआरटी, इसकी भी टेक्स्ट बुक, इसकी भी एनसीईआरटी, इसकी भी टेक्स्ट बुक, इसकी एनसीईआरटी, इसकी टेक्स्ट बुक। मेहनत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ ट्राई टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। You need to read 8 books for one subject, and yes, this is the cost and this is the price of success, which is known as efforts. And always remember, effort is only effort when it's begin to hurt. तो आप समझें साहब, 8 किताबें तो सिर्फ हिस्ट्री की पढ़नी है। अब पॉलिटी भी है, इको भी है, साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है। और बच्चा सोच रहा है कि अभी तो बहुत टाइम है, अगले साल तो है मेरे पेपर, अभी से मेरे को क्या चिंता करने की ज़रूरत है। तो साहब अगला साल आपको तो पता भी नहीं लगेगा कहाँ चला गया। 8 महीने 16 दिन बचे हैं। वो स्टूडेंट जो अपनी प्लानिंग ठीक से करी होगी, जिस बच्चे ने, वो यकीन मानो वो अगले साल जो है मेंस की तैयारी में भी जाएगा। और जिसने ये 8 महीने ख़राब करे, वो दोबारा से मेंस की, वो सोचेगा दोबारा से प्री की तैयारी करना शुरू करता हूँ। तो क्या हुआ, 1 साल दे दिया तो लाइफ में ठीक है, इस बार मेरी तैयारी नहीं हो पाई तो अगली बार तैयारी कर लूँगा। और आपको मैं यहाँ पर विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ऐसे में लगभग पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो अपने अटेम्प्ट छोड़ देते हैं। और जितनों को मैंने देखा है अटेम्प्ट छोड़ते हुए, एक वक्त आता है अनफॉर्चुनेटली वो आईएएस ही छोड़ देते हैं। मालूम नहीं ऐसा क्यों। जो एक एग्ज़ाम को फेस नहीं कर पा रहा होता, वो इंसान जो है ज़िंदगी के अंदर आगे जा कर के कहीं ना कहीं जो है इसको छोड़ देता है। आप थोड़ा सा इसके लिए प्लान करें, आज से सोचेंगे, प्लान करेंगे, तभी पॉसिबल हो पाएगा। ट्राई टू हैव दिस चार्ट विद यू एंड अकॉर्डिंगली आप क्या करें, एटलीस्ट जो ये आपके, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, जस्ट अ मिनट, यस हियर इट इज़। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं हमारे, तो इन 3 जो स्ट्रेंथ हैं आपकी, उन स्ट्रेंथ को किस तरीके से आपको आगे और ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं वर्क करना है। और आपको क्या हो कि जैसे अब यूपीएससी के पेपर में जाएं प्री में, तो आपको अपनी मेहनत पे विश्वास होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि यार मैंने खूब मेहनत करी है। आपको लगना चाहिए कि हाँ, मेरा चार्ट मेरी आंखों के सामने 8 महीने से था, मैंने दिन रात उस पर मेहनत करी है, मैंने जो है अपने आप को इवेल्युएट किया है। और आप कम से कम, अब मैं आपके आगे जाकर बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज़ के लिए, जैसे सपोज़ कोई भी एक टेस्ट होगा तो लगभग 30 टेस्ट के आसपास होंगे एक टेस्ट सीरीज़ में। अब सपोज़ आपने 3 टेस्ट ज्वाइन करे तो लगभग 90 से 100 टेस्ट के करीब आप दे कर आ रहे हो। हर टेस्ट में सपोज 100 क्वेश्चंस हैं, तो लगभग कितने हो गए, एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 10,000 क्वेश्चंस हो गए। अब आप 10,000 तो टेस्ट के क्वेश्चन कर जाओगे, आप जो है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5,000 क्वेश्चन अपनी जो है क्वेश्चन बैंक के कर जाओगे। 5 सब्जेक्ट के 1,000 लगा लो। आप उसके बाद पिछले सालों के प्री के जो क्वेश्चंस होंगे, हर साल जो है 100 क्वेश्चंस आए हैं, तो 10 साल में जो है लगभग एवरेज जो है कितनी होगी, 1,000 वो भी कर जाओगे। सो यू विल फाइंड कि 15-20 हज़ार क्वेश्चन करने के बाद साहब बचेगा क्या। मुझे एक बात बताओ, कोई यूपीएससी कोई तुम्हारे लिए षड्यंत्र नहीं रच रही कि तुम्हें फेल करना है, ऐसा पेपर बनाओ कि साहब ये फेल हो जाए। अब इतना कुछ करना हो तो उसके लिए टाइम चाहिए। आज सही टाइम है, आज से तैयारी करना शुरू करनी चाहिए। और बच्चा आज तैयारी का सोच भी नहीं रहा, बच्चा तो सोच रहा है ठीक है साहब एंजॉय करते हैं। तो पहली चीज़ क्या करनी है आपको, कहीं ना कहीं ये 3 सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 अच्छे से करनी है। उसके बाद एज फार एज द सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5 इज कंसर्न, व्हाट यू नीड टू डू इज you basically need to prepare at an average level. What exactly the average level mean? Average level means
एनसीईआरटीज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए किसी वर्ड में भी। अब ये नहीं कि आपने जैसे एग्जांपल के लिए आप सपोज साइंस पढ़ रहे हो और उसके अंदर बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो ये नहीं कि आपको सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, एटलीस्ट सेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है या किसी तरीके से जो है ऑर्गेनिज्म से वो पूरा का पूरा सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बायोलॉजी का पार्ट एटलीस्ट एनसीईआरटी तक जितना है वो अपने आप को पूरा अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद आपको सपोज करो आपकी ज्योग्राफी सपोज वीक है, तो आप बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी में अच्छा नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट जितना एनसीईआरटीज में बता रखा है उतना ज्योग्राफी तो सब आपको करके जाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट एनसीईआरटीज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आगे जाकर बताऊंगा कुछ करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो इतना कर जाओगे तो एक एवरेज स्कोर ज़रूर कर पाओगे। क्योंकि आप देखो इस बार भी जो पेपर आया, हर साल का पेपर होता है, जब क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है तो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है तो जब कोई भी सब्जेक्ट उसमें से सेलेक्ट करते हैं तो उस सब्जेक्ट के 3 तरह के पेपर उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं। कौन से 3 तरह के होते हैं? एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल तरह के होंगे, बहुत ही सिंपल, जैसे इस बार भी क्वेश्चन आया था 1991 के बाद का इम्पैक्ट बताओ। इस बार भी जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो बहुत सिंपल थे, हर सब्जेक्ट में मिलेंगे आपको। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े से क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नेचर के होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे। हर सब्जेक्ट में ये 3 लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप अगर डिफ़िकल्ट वाला नहीं कर पा रहे तो यकीन माने और भी नहीं कर पा रहे होंगे, जिसने हो सकता है अच्छे से तैयारी करी है वो भी नहीं कर पा रहा होगा। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कौन कर पाएगा? जो थोड़ा सा अच्छे लेवल, जिसका स्ट्रेंथ होगा, जिसकी जो है वो प्लस पॉइंट होगा। जैसे आपने अपने 3 आइडेंटिफाई करे थे, अगर उसका ये कुछ हुआ तो वो इसको कर देगा। लेकिन सिंपल से एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको बेसिक आइडियाज सब्जेक्ट के होने चाहिए। अब ये नहीं कि वो बिल्कुल बेसिक सी बात बोल रहा है, आपको वो भी नहीं पता। तो साहब जैसे स्कूल में होता था ना कि आप ऐसे मान के चलो कि 33% तो हर सब्जेक्ट में लेकर आने हैं, कुछ जगह 40 भी रहा है, वो नहीं आए तो फेल है। चाहे आपकी हो सकता है कि इंग्लिश बहुत स्ट्रांग रही हो, मैथ वीक है, लेकिन फिर भी 33 तो लाने हैं। एक माइंडसेट लेके चलते थे ना, उसी तरीके से यूपीएससी में ये माइंडसेट तो लेके चलो कि साहब ठीक है मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से स्कोर नहीं कर पाऊंगा, एटलीस्ट बेयर मिनिमम एवरेज स्कोर तो करूं मैं। और अगर आप एवरेज भी नहीं कर रहे, आप सोच रहे बिल्कुल ही छोड़ के चला जाऊंगा, या फिर मेरे इसमें हाथ टाइट है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम हेल्पलेस, तो साहब यू शुड नॉट प्रिपेयर फॉर दिस, सीक फॉर दी हेल्प। आप अपने चाहे वो किसी टीचर से हेल्प लें, आप अपने किसी दोस्त से हेल्प लें, आप चाहे कुछ करें, आप मेंटर से पूछें अपने कि साहब आप कैसे उसके अंदर अपनी पकड़ बना सकते हैं, कैसे ग्रिप उसमें कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जो है कर पाएंगे। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज़ कि 3 सब्जेक्ट तो है हमारे कैसे होने चाहिए, सुपर स्ट्रॉन्ग। 2 सब्जेक्ट्स हमारे एवरेज बेसिस के होने चाहिए, और कुछ हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। कौन से मिसलेनियस टॉपिक्स हैं मैं बता दूं। पहला, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक बनता है वो बनता है मैपिंग का। इस बार भी आप देखें लगभग एवरेज 5 क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेटली 5-6 क्वेश्चंस ऐसे थे, 5 से 6 क्वेश्चंस जो डायरेक्टली मैप से थे। डू नॉट वरी, जब मैं सोर्सेज के बारे में बताऊंगा तो सारी बात बताऊंगा, नई पुरानी कौन सी कहाँ क्या नाम है उनका, सब चीज़ें, डू नॉट वरी। अब 5 से 6 क्वेश्चंस अगर वो मैप का पूछ रहा है और लगातार हर साल पूछता जा रहा है, तो अगर इसको छोड़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि साहब इसमें कोई समझदारी है। मैपिंग स्ट्रॉन्ग करो अपनी। अब मैपिंग जो है स्ट्रॉन्ग करने की जब बारी आती है, अब कई बच्चे कहते हैं मेरी ज्योग्राफी वीक है, मान लिया ज्योग्राफी वीक है, मैप समझने में क्या प्रॉब्लम है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, इसको समझने के लिए ज्योग्राफी की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। यू नीड टू आइडेंटिफाई इट, यू नीड टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, and once the question comes you should be able to attempt that question, simple। और हमें पता है कि इससे भी लगभग 10-12 नंबर तक का अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है, so there is no any point of leaving this topic। और 10-12 नंबर का पूछा जा रहा है तो इस बार
हालांकि काफ़ी सारे लोग जो है एक एवरेज ऐसा जो है एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि 90 के अप्रॉक्सीमेटली जो है वो रहेगा, 90 टू 100 के अप्रॉक्सीमेटली जो है कट ऑफ रहेगा एग्ज़ाम का। मैं मान लेता हूँ एक एवरेज 100 मार्क्स भी अगर कट ऑफ रहता है तो 100 में से लगभग 10 से 12% मार्क्स अगर एक ही टॉपिक से आ रहे हैं, दैट इज़ रियली वेरी ईजी। तो मुझे लगता है कि इस पे खास ध्यान होना चाहिए हमारे को स्ट्रेटेजी बनाते टाइम कि हाँ यार हमारे को मैपिंग करनी है। अब बच्चे को मैप कब ध्यान आता है? लास्ट के 1-2 महीने पहले उसको लगता है यार मैप भी तो करने हैं, तो फिर उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। एटलस को एक किस्म से गीता की तरह पढ़ना शुरू करो। जैसे गीता और बाइबल पढ़ते हैं वैसे एटलस पढ़ना शुरू करो। जैसे फ्री टाइम होता है, कई बार खाना लग रहा है सपोज करो, चाय के लिए बैठे हो सपोज करो, तो ऑलवेज कैरी एटलस विद यू। लिया और अपना थोड़ा बहुत देखना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत देखना शुरू कर दिया, लगातार देखते रहे, लगातार देखते रहे। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छे से हो पाएगी, अच्छे से याद कर पाओगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि साहब इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। एंड व्हेन आई एम सेइंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम, तो ध्यान रखें साहब गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम आपको कैसा पढ़ना है कि गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम आपको पिछले 2 सालों के गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम पढ़ने हैं, 2 ईयर्स के। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती करके जाते हैं 1 साल की पढ़ के चले जाते हैं। 1 साल भी पढ़ लोगे तो भी ठीक है, लेकिन आपको पढ़ के जाने हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम 2 सालों के। वाई आई एम सेइंग सो, लेट मी शो यू द क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर। अब जैसे सपोज इस बार एक क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन नंबर 76 है ये, और ये सेट बी का क्वेश्चन है। एंड लेट मी टेल यू, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे इस बार, और 3 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के थे। 3 क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि जैसे एग्जांपल के लिए आया था किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज़ गिवन टू द फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर जो पैसा दिया जा रहा था वो किस पर्पस के लिए दिया जा रहा था, और इन्होंने 5 पर्पस बता दिए और क्वेश्चन में बोला बताओ सही पर्पस आइडेंटिफाई करके बताओ। और आपने अगर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम पढ़ा हो तो 2018 में ये पॉलिसी बनाई थी। एंड हेयर इज़ द यू कैन से किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम की पॉलिसी थी। तो जब गवर्नमेंट का पब्लिकेशन आया था तो उसमें इवन हमने भी जब ये दिया तो इसमें लिखा हुआ था कि ये मेन 5 पर्पस हैं। ये 5-6 पर्पस इन्होंने डायरेक्ट फर्स्ट पैराग्राफ में बताए थे कि ये पर्पस है, इस पर्पस के लिए ये स्कीम जो है लेकर के हम आए गए हैं। अब इन्होंने पर्पस बताए हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। 6 पर्पस बताए थे स्कीम में, 5 पूछ लिए, 2-3 इधर उधर के डाल दिए। अब बच्चा सोच रहा है कि यार ये कहाँ से क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये 2018 की पॉलिसी थी, 2020 में आ रखी थी साहब। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे जो है एक क्वेश्चन जो है, अगर आप एक बच्चा 2019 का पढ़ के गया है और उसने 18 का नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। हालांकि 19 में भी कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आए थे, बजट में भी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का मेंशन था, और मैंने एक लिखा हुआ टॉपिक बजट भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स आपको पढ़ने हैं वो कैसे पढ़ने हैं, समझने की कोशिश करो। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम को आपको 2 तरीके से पढ़ना है, रेदर मैं बोलूँ तो 3 तरीके से। एक तो आपको पूरी पॉलिसी का एक तो ओवरव्यू पता होना चाहिए। ओवरव्यू का मतलब होता है कि हाँ इस स्कीम में क्या था, कैसे था, वो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट की गलती आखिरकार कई बार क्या करता है, वो सिर्फ यहीं तक रहता है। उसको लगता है कि ठीक है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है, तो वो क्या करता है थोड़ा बहुत जो है ओवरव्यू ले लेता है। दूसरा आपको क्या करना है, इसकी एप्लीकेशन बेस्ड इसकी पढ़ाई करनी है। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब है इसकी रियल सेंस में यूजेज क्या है, रियल सेंस में इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसको जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, आपने जो है देखा होगा क्वेश्चन नंबर 68, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 68 था। और उस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा, लेट मी शो यू। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, जैसे ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 68, विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स
सोलर वाटर पंप के ऊपर क्वेश्चन है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि सोलर वाटर पंप के ऊपर एक पॉलिसी आ रखी है पीएम कुसुम के नाम से। प्रधानमंत्री जो है कुसुम के नाम से जो है ये पॉलिसी थी। इस पॉलिसी का जो है रेफरेंस जो है हमारे बजट में भी गिवन था। और जो है ये पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं जो आई थी, इस पॉलिसी के अंदर क्या था देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसने क्या पूछा, अब उसमें बता रखा था फंड दिए जाएगा सोलर पंप के लिए। इन्होंने पूछ लिया सोलर पंप कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर द सबमर्सिबल पंप्स। अब उसका यूज़ पूछ लिया कि इसको कहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो इसका मतलब है अभी हमने किसान क्रेडिट कार्ड का भी क्वेश्चन देखा तो उसमें भी पूछा गया था बताओ इसको, इस पैसों को कहाँ यूज़ किया जा सकता है। अब वहाँ पूछ रहा है पंप को कहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो आपको ओवरव्यू भी पता होना चाहिए, उसकी यूजेज भी पता होनी चाहिए कि एप्लीकेशन क्या है और क्या नहीं है। एंड जब आप इन सब चीज़ों को देखें तो आप देखेंगे जैसे एक क्वेश्चन और इस बार आया था, क्वेश्चन नंबर 64 था और इसमें बता रखा था इंडियाज़ नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। और इंडिया की नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल की हमारी 2018 में आई थी, जिसमें कि अलग अलग जनरेशन की बात कर रखी है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरीके से उसमें समझा रखा है इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। तो ये 2008 की पॉलिसी का क्वेश्चन था जो कि 2020 में पूछा गया, सॉरी 2018 की पॉलिसी का क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया। तो आप समझें कि आपको क्या करना है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आपको जब ओवरव्यू समझ लें, एप्लीकेशन समझ लें, जहाँ तक इसकी एनालिसिस की बात आ जाती है तो आप एनालिसिस को पढ़ें ज़रूर, क्योंकि मेंस में तो एनालिसिस ही चाहिए साहब। लेकिन एज फार एज द प्री इज़ कंसर्न, सो जस्ट हैव द डिमार्केशन। आपको आपके नोट्स इस तरीके से अरेंज्ड हो कि आपको पता हो कि लास्ट मोमेंट में मेरे को इस पे ध्यान नहीं देना, एनालिसिस पे। प्री इज़ नॉट अबाउट एनालिसिस, प्री इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं आपको क्या समझना होगा कि हाँ, इस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम को 2 ईयर्स के जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम पढ़ोगे। और गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम कैसे पढ़ो, मिनिस्ट्री वाइज पढ़ो। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि कौन सी आई हैं, कैसी कैसी आई हैं। सो बेस्ट वे इज़ कि आप क्या करो, मिनिस्ट्री वाइज पढ़ना शुरू करो। जैसे एग्जांपल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कौन सी पॉलिसीज़ इशू करी हैं, या फिर एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज़ ने कौन सी पॉलिसीज़ करी हैं। एंड ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट। आखिरकार ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम से क्या पता लगेगा आपको। अब आप देखो, हालांकि आई डोंट नो कि आपको कितना जो है इस बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में, हालांकि जो पबेड के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मालूम होगा इस बारे में कि एक इसके अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलेशंस होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है पॉलिसीज़ होती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लॉज होते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए इनकम टैक्स की ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, तो इनकम टैक्स का एक लॉ भी है। इनकम टैक्स वालों की कुछ पॉलिसी भी होंगी, इनकम टैक्स वालों की कुछ रेगुलेशंस होंगे, उनके कुछ रूल्स भी होंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा रहता है। व्हाट एग्जैक्टली पॉलिसी मीन्स, जो हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम पढ़ने की बात करते हैं तो हम ये पढ़ने की बात करते हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। पॉलिसीज आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को झलकाती हैं, दर्शाने की कोशिश करती हैं। एंड ये पॉलिसीज़ क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के लिए जो है कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट इन पॉलिसीज़ को बनाती है। तो अगर आप पिछले 2 सालों की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम पढ़ के जा रहे हो तो इसका मतलब है पिछले 2 सालों में गवर्नमेंट के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, आपने उन सब बातों को पढ़ लिया है, उन सब बातों को समझ लिया है। तो आप क्या करो, इन पॉलिसीज़ को जब पढ़ें तो पिछले 2 सालों की पॉलिसीज़ को पढ़ते हुए जाएं। और आप देखें कि इस बार जैसे मैंने बताया कि लगभग एवरेज की अगर मैं बात करूं तो वेयर वी वर, कहीं ना कहीं आप देखेंगे, जस्ट अ मिनट, हाँ, मैपिंग से भी 5-6 क्वेश्चंस आए थे और 3 क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट किससे आए थे, जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। तो लगभग एवरेज 9, 10, 11 लगभग 9-10 क्वेश्चन के करीब जो है हमारे यहाँ से आए। तो 20 नंबर
बट हाँ, ये तभी समझ पाओगे जब सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रखे होंगे। अब ये नहीं कि कोई पॉलिसी आई है और आपने सब्जेक्ट अपना अच्छे से नहीं पढ़ रखा और डायरेक्ट पॉलिसी पे आ गए, तो आप पॉलिसी भी नहीं समझ पाओगे, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। और स्टूडेंट्स अक्सर यही गलती करते हैं, उनको लगता है कि शायद की टू सक्सेस इज़ करंट अफेयर्स, की टू सक्सेस इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, तो सोचते हैं सीधा यही पढ़ लेते हैं। बट दिस इज़ अ शॉर्टकट, सो ऑलवेज रिमेंबर कि देर इज़ नो एनी शॉर्टकट इन यूपीएससी, यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। बट हाँ, उसमें कुछ की एरियाज हो सकते हैं जो लास्ट मोमेंट को आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऑब्वियसली योजना एंड कुरुक्षेत्र, इट इज़ मस्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज़ मस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, स्पेशली कुरुक्षेत्र, क्योंकि आप समझते हैं इस बार एग्रीकल्चर के ऊपर भी जो है काफ़ी अच्छा खासा वेटेज था पेपर में, तो यू कैन नॉट जस्ट सिंपली इग्नोर इट। एंड डेफिनेटली येस, बजट, इस बार भी मैंने जैसे बताया कुसुम के बारे में बता रखा था, पीएम कुसुम योजना के बारे में, और कई सारी चीज़ें जो है बजट से हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बजट ऑल्सो। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तो आखिरकार कई बच्चे कहते हैं साहब एनवायरनमेंट इकोलॉजी के तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हम अगर पूरा पढ़ भी जाएं, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसे क्वेश्चंस आए कि शायद अगर हम बुक खोलने लगें तो हम भी नहीं ढूंढ पाएंगे वो कहाँ से आए हैं। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कौन सी बुक खोलोगे बताओ, तो उसने कहा नहीं मैंने जहाँ से तैयारी करी थी। मैंने कहाँ से तैयारी करी थी, कौन सी बुक खोलोगे? तो सोर्स तुम्हारा क्या है स्टडी का, प्रिपरेशन का, दैट बेसिकली मैटर्स। आपकी जो बुक है डेफिनेटली बुक से नहीं आएगा, ये तो मैं आज तुम्हें बता दूं। लेकिन क्या होगा कि 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स और एक डिफिकल्ट। सिंपल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है, और अगर आप बुक नहीं पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं होगी। बुक का पर्पस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, डेफिनेटली बात है। जो करंट अफेयर्स के अंदर 1 साल के इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट बेयर मिनिमम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंसर्न्स होंगे, कुछ स्पीशीज़ के बारे में गिवन होगा, अगर आप उतना करके जा रहे हो देन दिस सब्जेक्ट विल यू कैन से सर्व इट्स पर्पस। तो ये जो है आप देखिए मिसलेनियस से ही आपको पता लगेगा सबसे ज़्यादा लास्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप जब एवरेज बाहर निकलेंगे पेपर से तो आप कहेंगे सर लगभग हमारे 15 से 20 क्वेश्चंस इससे आए हैं, एंड ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, डू नॉट वरी। अगले साल जो बच्चे इस फॉलो करेंगे वो देखना 20 क्वेश्चन का मतलब 40 नंबर हो गए, और अगर 90-100 के आसपास पास होने के लिए चाहिए तो 20 इसमें से आ रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगेन आप ये तभी कर पाओगे जब आप अपने सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ोगे। अब आप सीधा यहाँ लैंड अप करने की कोशिश करोगे, यू विल बी इन ट्रबल। तो एक सही रास्ता फॉलो करो, शॉर्टकट को मत फॉलो करो। तो आपको जो है कहीं ना कहीं आप इस स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करेंगे, सो दिस स्ट्रेटेजी विल हेल्प यू in preparing some of the areas which will assure your success. This area will push you towards the cutoff, and this area will basically help you in managing the dynamic aspects of the paper. अगर डायनामिक एस्पेक्ट जो है वो यहाँ से कवर होगा, ऑब्वियसली इसके अंदर जो है करंट अफेयर्स भी हमने पढ़ने हैं, आगे जाकर मैं बताऊंगा उसको कैसे पढ़ेंगे हम करंट अफेयर्स को। लेकिन आप देखोगे करंट अफेयर्स की मोस्टली चीज़ें यहाँ कवर हो जाएंगी। अब करंट अफेयर्स में भी हम देखेंगे करंट अफेयर्स को भी पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, और मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे होते हैं, और मालूम नहीं कि वो जो है कुछ लोग उनको भटका ऐसे देते हैं, उनको ऐसा लगता है गलत एडवाइस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक चीज़ होती है इशू और एक होता है इवेंट। अब आप समझे, और आप मेरे को चैट बॉक्स में अगर मैं जब पूछूंगा तो एक क्वेश्चन आप मुझे बताना। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, ताकि आप बात को समझ सकें, उसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। सपोज अभी हम सब ने देखा हाथरस में जो है एक रेप की घटना हुई, एंड वी ऑल नो अबाउट दैट इवेंट, ठीक है ना। अब हो सकता है कि एक जगह रेप की घटना हुई, हो सकता है दूसरी जगह कहीं कोई लड़की किडनैप हो गई, और हो सकता है तीसरी जगह किसी लड़की को जो है डोमेस्टिक वायलेंस की वो शिकार हो गई, घरेलू हिंसा हो गई उसके ऊपर। तो यूपी में कुछ हो सकता है, बिहार में कुछ हो सकता है, हरियाणा में खाप पंचायत वालों ने लटका दिया।
इवेंट्स बहुत सारी हो सकती हैं, और ये सारी इवेंट्स कहाँ आती हैं? अखबार में, न्यूज़ में। अब रोज़ अखबार में आ रही है और रोज़ बच्चा पढ़ रहा है। क्या इन इवेंट्स के पीछे अगर हम कोई ना कोई इशू उठाएं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू है? इशू तो एक ही है ना साहब, इवेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। नाउ यू मे टेल मी, आपको क्या लगता है व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट गवर्नमेंट थिंक्स, व्हाट यूपीएससी वांट्स यू, कि आप इशू को समझ के आए या आप इवेंट को समझ के आए? आप थोड़ा सा मुझे जो है मैसेज में अगर बताएंगे तो मुझे लगेगा यू आर कनेक्टेड विद मी एंड यू कैन एबल टू लिसन मी। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट सोचती होगी, गवर्नमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन होगी सिविल सर्वेंट को अगर रख रहे हैं, एग्जाम बच्चा जो पास करके आए उसको इवेंट पता होनी चाहिए या उसको इशू ज़रूर पता होने चाहिए? तो आप पाएंगे कि सब स्टूडेंट, आपको लगेगा कि यस बच्चों को इश्यूज पता ज़रूरी है। इश्यूज कहाँ से पता लगेंगे? अब इश्यूज भी अलग अलग हो सकते हैं। कुछ जो है इश्यूज हो सकते हैं हमारे, कुछ इश्यूज हो सकते हैं हमारे कहीं ना कहीं, कुछ इकोनॉमिकल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ज्योग्राफिकल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, वो कोई भी इश्यूज हो सकते हैं। अब जब वो इश्यूज की बात आएगी, अब ये इश्यूज समझ में आएंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में। 6 नंबर के क्वेश्चंस डायरेक्ट इस बार थे, इस दर से हर साल रहते हैं। अब स्टूडेंट अगर गवर्नमेंट की इश्यूज को नहीं पढ़ के जा रहा, गवर्नमेंट बच्चा क्या कर रहा है, कहीं कोई वेबसाइट है सपोज करो, और वो क्या करती है वेबसाइट, अखबार में क्या आया है बताएगा, अगर रेडियो में कुछ बज गया तो कहेगा ये देखो ये न्यूज़ आ गई, वो कहेंगे यूनाइटेड नेशन में छींक मार दी किसी ने, ये लो न्यूज़ पढ़ लो तुम। इतनी इवेंट्स देंगे, इतनी इवेंट्स देंगे, इतनी इवेंट्स देंगे, इतनी इवेंट्स देंगे, बच्चा पूरा दिन। अब मुझे मालूम पड़ा कि एक स्टूडेंट के बारे में उसने शायद जो है आयुषी मैम से बात करी और उसने बताया कि वो लगभग 8 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इट्स ट्राइंग टू इवेल्युएट दिस ऑल इवेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड मुझे प्री से पहले कुछ बच्चों ने बोला, कुछ वेबसाइट्स के नाम लिए, उस वेबसाइट ने तो वो बताया, उसने वेबसाइट ने वो बताया, उस वेबसाइट ने वो बताया, उस वेबसाइट ने वो बताया, एंड दे आर गिविंग सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, दे आर गिविंग सो मच ऑफ इवेंट्स। डू यू रियली थिंक कि इवेंट विल हेल्प यू? व्हाट विल हेल्प यू इज द रियल इशू, एंड whatever will be the important issues। और आप समझें कि गवर्नमेंट भी हर बार सारे इश्यूज के ऊपर काम नहीं कर पाती, गवर्नमेंट सब पे काम करना चाहती है, लेकिन जो नेशनल लेवल के इश्यूज होते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लेकर के आती है कि उन इश्यूज को एड्रेस कैसे करेगी। अब उस इशू को एड्रेस करने के लिए पॉलिसी है। So you need to understand the policies of the government, you need to understand how much fund has been allocated for those things in the budget, so you need to have some different approach for dealing with the dynamic aspect of the paper instead of going through the events। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूँगा कि don't ever basically waste your time and efforts in these events, and do not follow such sites which provide only and only events on a daily basis। Some provide events after every 3 hours, some have the live platform। वहाँ कहेंगे रेडियो में देखो अभी अभी जो है शिक्षा मंत्री ने ये बात बोली, करंट अफेयर आ गया। अब बच्चा जो है पूरा दिन पढ़ता है, एंड ऑफ द डे सोचता है यार मैंने पढ़ा तो इतना कुछ, ध्यान तो मुझे कुछ भी नहीं है। फिर वो कहता है चल छोड़, सीनियर्स ने बोला है, टॉपर्स ने बोला है भाई करंट अफेयर पढ़ने, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। एंड लेट मी टेल यू, इन इश्यूज़ के बारे में भी अच्छे से कब समझ पाओगे, व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड दीज इश्यूज़, व्हेन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट इन अ गुड मैनर। जब अच्छे से समझोगे अपने सब्जेक्ट्स को तभी इश्यूज़ भी समझ पाओगे। इसीलिए आपको पहले अपने सब्जेक्ट्स को तैयार करना है, फिर आपको अपने जो है कहीं ना कहीं डायनामिक एस्पेक्ट्स को लेते हुए आगे बढ़ना है, एंड डायनामिक एस्पेक्ट्स को लेते हुए तभी आप इन चीज़ों को प्रोसीड कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि करंट को पढ़ने का एक अलग अप्रोच है।
करंट कभी ऐसे नहीं पढ़ते कि साहब जो है, इसका ये मतलब नहीं है कि रोज़ अखबार नहीं पढ़ना, रोज़ अखबार पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है, लेकिन सिर्फ अखबार नहीं पढ़ना। यू शुड हैव अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग फॉर द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब ही क्या होता है साहब, आप समझने की कोशिश करें, आप जो है किसी जो है अपनी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और आप चीज़ों को थोड़ा सा ठीक तरीके से आगे बढ़ाएं। तो ये आपका कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी आपकी, एक स्टैटिक को भी ध्यान में रखा गया है यहाँ पर, एक डायनामिक एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखा गया है। एंड इस बार जो बच्चे कह रहे थे कि हाँ जो कुछ साइट्स हैं या कुछ ऐसी जगहें हैं जो कहीं ना कहीं करंट के बेसिस पे ही सोच रहे थे पेपर आएगा, तो वो सारे बच्चे इस बार जो है परेशान हैं। वो सोच रहे हैं कि जो सोच के गए थे वो आया नहीं, तो कहीं ना कहीं वो शॉर्टकट रास्ता अपना रहे थे। तो डेफिनेटली बात है साहब, शॉर्टकट के अंदर तो जो है एक जुए वाली बात है, ये लॉटरी खेल रहे हो साहब, नंबर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। सो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी लाइफ के साथ इस तरीके से कर सकते हैं। सो डू योर बेस्ट, हार्ड वर्क करने का सोचो, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन यूपीएससी। मेहनत अच्छे से करो, यही उम्र है तुम्हारी। इट्स अबाउट योर करियर, इट्स अबाउट योर ड्रीम, इट्स अबाउट योर लाइफ। तो आपको डिसीजन साहब लेना पड़ेगा। एंड जब ये स्ट्रेटेजी इस तरीके से कवर कर लें तो इसके बाद अभी तक जो हमने पढ़ा मैं थोड़ा सा समझा दूं। स्ट्रेटेजी में एक हिस्सा था हमारा स्ट्रेंथ का एरिया, एक हिस्सा था एवरेज एरिया, एक हिस्सा था हमारा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स का विच इंक्लूड्स द डायनामिक एस्पेक्ट ऑल्सो। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स और यहाँ पर मिसलेनियस एरिया। इतनी बात हमने अभी तक डिस्कस करी है। अब ये छठी बात क्या है ये बताने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड। 6th थिंग इज CSAT। कुछ बच्चे इतना ज़्यादा ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं जीएस में, इतना ज़्यादा ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं वो भूल ही जाते हैं कि CSAT भी कोई चीज़ है। और स्टार्टिंग में सोचते हैं CSAT क्या है, CSAT तो कुछ भी नहीं है, लास्ट के टाइम 1-2 महीना देख लेंगे, फरवरी मार्च में देख लेंगे। और जब फरवरी मार्च रियल सेंस में आ जाता है तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर भी आ जाता है दूसरे सब्जेक्ट्स का, वो सोचते हैं अब क्या करें इस CSAT का, कुछ लिमिटेड पढ़ के चले जाएं। फिर वो लिमिटेड पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं। मेरी काफ़ी बच्चों से बात हुई थी जब उन्होंने एग्ज़ाम CSAT का दिया, तो दे वर मोर देन हैप्पी। कल भी एक जो है स्टूडेंट से बात हुई इवनिंग में, तो शी टोल्ड कि साहब CSAT का पेपर देते हुए इतनी खुशी हुई कि लगा कि हमारी सारी मेहनत जो है साकार हो गई। और कहीं ना कहीं मेरी उन बच्चों से भी बात हुई है जिन्होंने सेलेक्टेड पढ़ के गए थे एंड दे वर हाईली क्रिटिसाइजिंग यूपीएससी फॉर इट। वो कह रहे थे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बना रहे हैं, ये कौन से तरीका है क्वेश्चन बनाने का, एंड दे वर पुटिंग सो मच कमेंट, सो मच ऑफ एनीथिंग ऑन इंटरनेट, दे वर क्रिटिसाइजिंग ईच एंड एवरी वन, बट सम पीपल वर रियली वेरी हैप्पी। सो खुशी या गम ये आपकी मेहनत डिसाइड करेगी। टुडे विल डिसाइड योर टुमारो। सो कहीं ना कहीं जो है ये स्ट्रेटेजी के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं साहब। ये स्ट्रेटेजी में हर बात का ध्यान रखा गया है। इसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अब एक मन में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये तो बता दिया हमारे को क्या पढ़ना है, और हमारे को जो है एक ये बात भी समझ में आ गई कि हमारे को एक चेकलिस्ट बनानी है, हमारे को इस तरीके से आगे पढ़ाई करनी है। लेकिन जब हम प्लान करें तो कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ें और कौन से सब्जेक्ट को बाद में पढ़ें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि आखिरकार हम अपनी पढ़ाई को प्लान करें कैसे। और मैं मतलब आपको क्या बताऊं, बच्चे जो हैं मेरे को बताते हैं और आखिरकार मैंने खुद देखा है स्टूडेंट्स को, उनके हर हफ्ते हर महीने प्लान बदलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, तुम्हारे सीनियर्स शायद तुम्हारे को ये बात ना बताएं क्योंकि हो सकता है उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, उनको लगेगा कि बताओ, ये सोचेंगे कि भैया या दीदी इतने नालायक थे, ऐसी हरकत करते थे। लेकिन आप यकीन माने हर हफ्ते हर महीने उनके प्लान बदलते हैं, और कईयों के तो हर दिन बदलते हैं। वो क्यों बदलते हैं आखिरकार प्लान? वो जब जब प्लान बदलते हैं उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें।
आज कुछ करते हैं, कल कुछ करते हैं, परसों करते हैं, तरसों करते हैं। तो मैं आज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप अपने सब्जेक्ट्स को कैसे प्लान करोगे। तो जब आप प्लान करते हो तो प्लानिंग मस्ट बी ऑन सर्टेन बेसिस, किसी ना किसी बेसिस के ऊपर आप प्लान करोगे, कॉमन सेंस की बात है। एंड व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट बेस फॉर द प्लान। सपोज करो अब आप प्लान करो तो आप इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्लान करो वो ये देखो कि आप अगर टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हो, और मैंने तुम्हें बताया कम से कम 3 जगहों के, चाहे वो 3 इंस्टीट्यूट हो या 3 सोर्स हो, व्हाट्सोएवर, 3 जगहों की टेस्ट सीरीज को एटलीस्ट ज्वाइन करो। और टेस्ट सीरीज के ऊपर मैं लास्ट में थोड़ी सी डिस्कशन और करूँगा, बट व्हाट माई आइडिया इज, लेट मी कन्वे दैट आइडिया फर्स्ट। सपोज एक टेस्ट सीरीज है, अब आपने क्या कर रखा है, प्लान कर रखा है, आपने प्लान कर रखा था कि मैं क्या करूँगा, हिस्ट्री पहले पढ़ूँगा, ठीक है। और बाद में पता लगा टेस्ट सीरीज हो रही है और उसके अंदर पॉलिटी का टेस्ट पहले हो रहा है। अब आप बताओ आप अपना प्लान फॉलो कर पाओगे। संडे को सपोज पॉलिटी का टेस्ट है, आप सोच रहे थे हिस्ट्री पे तैयारी करके जाऊँगा, आपने 5 घंटे लगा के पूरा दिन खराब करके मुश्किल से प्लान बनाया, और जब हफ्ते 10 दिन 20 दिन महीने बाद सपोज टेस्ट ज्वाइन करने की बारी आई, अब आपके टेस्ट सीरीज़ का पूरा टेस्ट सीरीज़ की वजह से प्लान बदल गया। अब आप सोच रहे थे कि मैं पहले हिस्ट्री पढ़ूंगा, लास्ट में इको पढ़ूंगा, बीच में आ गया आपका बजट, एंड नाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बजट। और अब आपको लग रहा है यार अभी तक इको तो मैंने रिवाइज करी नहीं, इको तो मैंने पढ़ाई करी नहीं। सपोज इको अगर आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज में है और उसके बावजूद इको नहीं पढ़ रखी, और बजट आने के बाद आप सोच रहे हो अब पढ़ूंगा मैं इको, और आपने सोचा था मैं बाद में पढ़ूंगा, तो कहीं ना कहीं फिर प्लान चेंज हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे, जैसे बजट का एक फैक्टर है, तो आप अपने सब्जेक्ट को तैयार करें तो इस तरीके से करें कि बजट आने से पहले पहले आपकी एटलीस्ट एक बार इको तैयार हो, ताकि जैसे बजट आए आप क्या कर सकें, आप इमीडिएटली उसको अच्छे से समझ सकें और अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन को मॉडिफाई कर सकें। तो मैं बोलूँगा अपना प्लान करने के लिए इस टेस्ट सीरीज़ के बेसिस पे ही जो है प्लान करें अपनी पढ़ाई को। अगर टेस्ट सीरीज़ आपकी जिस तरीके से हो, कहीं से भी किसी की भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, लेकिन ज़रूर करो, क्योंकि टेस्ट देने का आखिरकार पर्पस क्या है, वाई आई एम पुटिंग सो मच एम्फेसिस ऑन टेस्ट सीरीज। अब आप इसका समझने की कोशिश करें, टेस्ट क्यों दिया जाता है। ये टेस्ट किसी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। पहली बात तो आप ये समझें कि बच्चे को लगता है मेरी तैयारी हुई है या नहीं हुई, मैं इस चीज़ की ही सिर्फ टेस्ट दे रहा हूँ। नो, आपकी बाकी चीज़ों का भी इसमें टेस्ट होता है। किस चीज़ का टेस्ट होता है, आप किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करते हो लास्ट मोमेंट पे। तैयारी नहीं भी हो रखी, देन हाउ विल यू मैनेज स्ट्रेस एट द लास्ट। आप जो है क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से पढ़ते हो और कैसे अटेम्प्ट करते हो, इसको ये एक आर्ट है। कुछ बच्चे होते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ जाएंगे, फिर जो है लास्ट में सोच, कई बच्चे तो क्वेश्चन पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। उनको यही गम से सताता रहता है, अरे यार ये 6 क्वेश्चंस आए थे, ये मेरे को पूरे आते थे, लेकिन टाइम पूरा हो गया, मैं इन्हें कर नहीं पाया। तो वो प्रैक्टिस ही नहीं करके जाता कि 2 घंटे के अंदर अंदर 100 क्वेश्चंस कैसे करते हैं। दिस इज़ द एरिया ऑफ प्रैक्टिस। स्टूडेंट उसको प्रैक्टिस करके नहीं जाता, तो स्टूडेंट को लगता है यार गलती हो गई, फिर सोचता है अगली बार जब मैं जाऊँगा तो अगली बार क्या करूँगा, अगली बार मैं इसको जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन पेपर 2 घंटे के अंदर कैसे अटेम्प्ट करोगे, इस चीज़ को सीखने को कहाँ मिलेगा आपको, इसी जगह पे। OMR शीट को भरेंगे कैसे, ये नहीं कि साहब एक गोले को 10 बार जो है बड़ा सोच सोच के भर रहे हो, 1 मिनट का काम है और उसको 5 मिनट लगा रहे हो, तो सब आप टाइम वेस्ट कर रहे होगे कहीं ना कहीं। तो आपको कहीं ना कहीं क्या मिल रहा होगा, एक किस्म से टाइम मैनेजमेंट भी आप यहीं टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए सीख पा रहे होगे, OMR भी सीख पा रहे होगे। आप 2 घंटे के अंदर अपने जो है कैसे क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं,
कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उन क्वेश्चंस को जो आपके जो है स्ट्रॉन्ग एरिया से आए हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उन क्वेश्चंस को जिसके बारे में कोई क्लू नहीं है, कैसे मार्क करते हुए हम चलेंगे, कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता लगती है टेस्ट सीरीज से। बच्चे को कई बार तो 2 घंटे बैठने की आदत भी नहीं होती टेस्ट में, तो जब आप 100 बार लगभग टेस्ट दे देंगे, 3 जगहों से अगर आप टेस्ट देंगे, 3 सोर्सेज टेस्ट सीरीज के लिए चुनेंगे और 100 बार आप टेस्ट दे चुके होंगे, तब यकीन मानो कि कहीं ना कहीं आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। 27 जून को अगर पेपर होगा तो आप 26 को कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप जो है बहुत घबराए हुए होंगे, आपको लग रहा होगा अरे यार मैं क्या करूं, कल पेपर है, कल पेपर है। नो, वो आपकी एक हैबिट बन चुका होगा पेपर देना। इतनी बार पेपर दे चुके होगे तो आपको लगेगा ठीक है यार कल एक बार और दे देते हैं पेपर। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज का एक फ़ायदा क्या होगा, आपको एक शेड्यूल दे देगा एंड तक तैयारी कैसे करनी है, एक डिसिप्लिन लेकर के आ जाएगा कि अगर संडे को सपोज पॉलिटी की एनसीईआरटी का टेस्ट होना है तो होना ही है, फिर आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। लेकिन अगर टेस्ट नहीं होना तो साहब आप हो सकता है फिर ना पढ़ो, फिर हो सकता है आप यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देख रहे हो सकता है कोई मूवी देख रहे हो सकता है दोस्त के साथ गप्पे मार रहे हो, फिर तो बहुत कुछ हो सकता है साहब। लेकिन एक डिसिप्लिन अगर फॉलो करना है, एक शेड्यूल को फॉलो करना है, एक टाइम मैनेजमेंट को सीखना है, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीखना है, एक उस टेस्ट देने की आर्ट डेवलप करनी है, उस फियर फैक्टर को रिड्यूस करना है, अपने नॉलेज को देखना है, अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन देखनी है, कहाँ कमी रह गई ये चेक करना है, देन यू हैव टू टेक इट। तो आप क्या करें, कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज भी दें और टेस्ट सीरीज के बेसिस पे ही तय करें, आप अपना प्लान करें कि साहब जैसा टेस्ट बता रहा है उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को प्लान करना शुरू करें। तो मैं अब आपको कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, मैं ये नहीं कह सकता कि आप क्या करो कि पहले हिस्ट्री पढ़ लो। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ मालूम नहीं कैसे वीडियो बना करके बोलते पहले हिस्ट्री पढ़ो, फिर पॉलिटी पढ़ो, फिर ये करो। अरे भैया हर सब्जेक्ट हर बच्चे का अलग होता है। देर इज़ नो यूनिवर्सल पॉलिसी एंड प्रोग्राम, देर इज़ नो यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी। आइडेंटिफाई योर ओन स्ट्रेंथ। किसी के लिए ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए जो है इको बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी के लिए इको वीक हो सकता है। तो आपके लिए क्या है ये आप तय करें। मैंने ये बता दिया कि स्ट्रेंथ को फोकस किया जाता है, अकॉर्डिंगली टेस्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। इसके बाद मैं कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद मुझे जो है सोर्सेज के बारे में डिस्कस करना होगा कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना करें। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ जो है कहीं ना कहीं जो डिस्कशन करना चाहूँगा कुछ डूज़ एंड डोंट्स के बारे में, कि जितना ज़रूरी हमारे लिए ये चीज़ें हैं इसके साथ साथ और भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो रफली आप ऐसे समझें कि 11 अक्टूबर से लेकर के 27 जून तक की हमारी कैसे प्रिपरेशन चलेगी, किन किन सब्जेक्ट्स को पहले और किन किन सब्जेक्ट्स को बाद में लिया जाएगा, हमारे को कैसे की एरियाज़ के ऊपर वर्क करना है, कौन सी चीज़ें हमारी साथ साथ चलती रहेंगी, कितनी हमें रिवीजन करनी है, कैसे हमें चेकलिस्ट बनानी है, कैसे हमें क्या क्या करना है। आई होप कि आप लोगों को इस बारे में थोड़ा आइडिया लगा होगा कि 8 महीनों को कैसे प्लान करना है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से आइडिया लगा होगा साहब। तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है जस्ट एक पर्पस से कि आप अपने इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सीरियस हो जाए। ऐसा मत सोचें कि अगले साल पेपर है, अभी तो पहले मेंस वाले बच्चे पेपर देंगे फिर अगले साल हम देंगे। नहीं, आपका एग्ज़ाम अगर 21 में है तो ये वीडियो 21 वालों के लिए ही है। इसके बाद मैं 2 चीज़ करूँगा डिस्कस, उसके बाद हम जो है कहीं ना कहीं सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले कुछ बातें डिस्कस कर लूँ, जैसे एग्जांपल के लिए
मैं सबसे पहले बताऊंगा क्या नहीं करना है, क्योंकि क्या करना है ये तो सभी बताते हैं साहब, क्या नहीं करना होता ये बताना बहुत ज़रूरी है। और आप यकीन माने, मैंने खुद काफ़ी बच्चों को देखा है कि जो नहीं करना होता वो करना शुरू करते हैं, इसी वजह से जो है वो किसी तरीके से एग्ज़ाम को अच्छे से नहीं कर पाते। तो पहली क्या गलती हमारे को नहीं करनी, डोंट फॉलो मैनी सोर्सेज इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। स्टूडेंट क्या सोचता है, पूरी दुनिया जहान की मैं खबरें ले लूं, सारे सोर्सेज, सब कुछ, मतलब अगर करंट पढ़ रहा हूं तो बहुत सारी जगह से पढ़ लूं, कुछ बात रह ना जाए कहीं से। अल्टीमेटली क्या होता है, आखिरी में कन्फ्यूजन, क्या करूं क्या ना करूं, किसको फॉलो करूं किसको फॉलो ना करूं। स्ट्रेटेजी की बात आएगी तो मैं देखता हूं कि लास्ट में सपोज किसी ने डाल दिया 100 डेज स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स, वो उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, अपनी स्ट्रेटेजी भूल जाएगा। फिर वो देखेगा कोई आ गई लास्ट 60 डेज स्ट्रेटेजी, अब बच्चा क्या करेगा, 60 डेज स्ट्रेटेजी में पड़ जाएगा। वो ये नहीं सोच रहा कि उसने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उसने अपनी जो है रिवीजन बना रखी है, उसने 8 महीने पहले से तैयारी कर रखी है, लेकिन वो इन चक्रों में फंस जाएगा। तो क्या चीज़ ये गलत होती है सर? नहीं, ये गलत नहीं होती, लेकिन ये उन बच्चों के लिए होती है जो लास्ट मोमेंट पे अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप भी अपनी तैयारी, लगता है आपको कि ये वीडियो देखने के बाद आप सीरियस नहीं होते और उसके बावजूद आप छोड़ देते हो, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि बस 50-60 दिन 100 दिन रह गए, अब क्या करें, तो मुझे लगता है फिर आप ऐसी जो है चीज़ों में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इट सिंपली मीन्स कि यू आर कॉन्शियस फॉर योर करियर। तो आप इन कन्फ्यूजन्स के पीछे मत पड़ें कि 40 दिन स्ट्रेटेजी क्या है, 60 दिन स्ट्रेटेजी क्या है। लास्ट में मैं, मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि कुछ मैं ऐसी जगहों पे देखता हूँ, आजकल एक ट्रेंड बन गया है, क्या, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे देंगे और बोलेंगे ये पकड़ो, 1000 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 500 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 800 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और वो क्या करते हैं, आप समझे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैसे बनते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई विप है, विप के बारे में बता देंगे, 2-4 बातें लिख दी कि विप क्या होती है, ये बोलेंगे एक टॉपिक है। फिर दूसरा टॉपिक सपोज करो इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में पढ़ लो। फिर तीसरा टॉपिक सपोज करो कुछ और टॉपिक ले लिया, छोटे छोटे, मतलब आप पढ़ते जा रहे हो, उनमें से छोटी छोटी चीज़ें निकाल लो और छोटे छोटे ऐसे बना लो, और फिर बोल दो कि भैया ऐसा 500 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1000 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लो। अब बच्चा क्या सोचता है, उसको लगता है कि शायद जो है कुछ सफलता की कुंजी मिल गई, फिर शॉर्टकट के चक्कर में आ जाता है, और जैसे ही शॉर्टकट के चक्कर में आता है वो फिर अपना नुकसान कर बैठता है। तो क्या सर ये लिस्ट गलत होती है? नहीं, ये लिस्ट गलत नहीं होती, लेकिन ये लिस्ट उनके लिए होती है जो सिलेक्टेड स्टडी करके जा रहे होते हैं, या लास्ट मोमेंट अपनी तैयारी शुरू करते हैं और उनको लगता है कि लास्ट में कैसे पढ़े और कैसे ना पढ़े, तो उनके लिए बेहतर है, लेकिन नॉट फॉर यू। इफ़ योर स्ट्रेटेजी इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी, you are studying each and everything, you are not supposed to follow such any source which tell you कि हाँ यही 20-30-50-100 200 500 क्वेश्चन है, ये 500 टॉपिक्स हैं, और आप उठा करके देख लें, आपको मालूम पड़ जाएगा उनमें से कितना है और कितना नहीं आया है। सो दिस इज डोंट, नेवर एवर डू इट। 8 महीनों में बहुत चांस होंगे आप इस तरीके की गलत चीज़ों में फंसे, तो आप भूल कर भी एक काम ये कभी भी मत करें। अब बच्चा क्या करेगा, सारे सोर्सेज को समझेगा, 10 यूट्यूब चैनल को फॉलो करेगा, 10 वेबसाइट को फॉलो करेगा, सबको सुनने के बाद उसको खुद समझ नहीं आएगा कि क्या करूं और क्या ना करूं। सो इट इज़ बेटर नॉट टू गो इन दिस डायरेक्शन। दूसरा, डोंट इंडल्ज इन नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स का मतलब है आप ना तो खुद अपनी नेगेटिव थॉट्स अपने दोस्त के साथ शेयर करें और ना दोस्त की नेगेटिव थॉट्स को सुने।
आप अपने जो है जहाँ भी पढ़ते हैं कागज़ लगा लें, या तो नेगेटिव थॉट्स चुन लो या रिजल्ट चुन लो, बात ख़त्म। घबराहट होती है हर इंसान को, गला हर इंसान का सूखता है, डर हर इंसान को लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हर इंसान को लगता है शायद मेरी तैयारी ठीक से नहीं हो रखी। आप अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज़ करके देखो ना, स्कूल में चाहे आपके 90% आए हो, कितने भी परसेंट आए हो, स्कूल में भी तो घबराहट हुई होगी तुम्हारे को कि क्या करें क्या ना करें। अगर उस समय तुम्हारे को कोई, जब स्कूल में भी तुम्हें घबराहट हुई है, कॉलेज में भी घबराहट हुई है, तो यूपीएससी में भी घबराहट होगी। चाहे 8 महीने के 8 साल भी पढ़ जाओ, घबराहट तो होगी साहब। लेकिन आपको क्या करना है, नेगेटिव थॉट्स में इंडल्ज नहीं होना। यू हैव टू, यू कैन से सिंपली इग्नोर दीज थॉट्स, बिकॉज ये आपकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देंगी। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी कि आपको लगेगा घबराहट की वजह से यार छोड़ देता हूँ इसको, मैं मेरे से नहीं हो पाएगा। एंड ऑब्वियसली डोंट चेंज स्ट्रेटेजी फ्रिक्वेंटली। आज आपने जो रास्ता सोच लिया, तरीका सोच लिया, यू मे मॉडिफाई इट, लेकिन 60 days 100 days there is no any sense of following it. And don't take risk of going in crowd. लास्ट टाइम पर साहब आप अपनी जो है 7-8 महीने का टाइम है, और ख़ासकर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल किया और कहा कि सर कि टेस्ट सीरीज़ जो है हम फेस टू फेस देंगे। अब आप समझें कोरोना के टाइम पे खास करके आप तो जीवन में बिल्कुल मत रिस्क लें जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ रहा। आपकी सालों की मेहनत आखिरी के 5-6 महीने में ख़राब हो सकती है, और जब आपको पता है माहौल ख़राब है, सो यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क इन गोइंग इन क्राउड। एंड एज फार एज द टेस्ट सीरीज आर कंसर्न, join that area, join that source which provide you the online source। जो ऑनलाइन दे सके वो बेस्ट है, क्योंकि जान है तो जहान है। यू हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, ओनली देन यू विल बी एबल टू बेसिकली गिव द एग्जाम। एंड एट लास्ट आई वुड से कि डोंट गिव अप। स्टूडेंट्स जनरली गिव अप वेरी वेरी, इट इज़ यू कैन से generally seen कि student at the end last they used to give up। और ऐसे बच्चे जो होते हैं साहब, वो ऐसे होते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ऐसे बच्चों से साहब दूरी बना करके रखें, और आप गिव अप की सिचुएशन पे ना आ जाएं। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स को भी कोई भी जगह ना दें। इसके बाद मैं कुछ छोटी बातें बताना चाहूँगा कि क्या करना ज़रूरी है, और क्या करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है। जब आप प्लान करें अपनी पढ़ाई को, तो बच्चा जब प्लान करने लगता है, तो मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट के प्लान्स, कई बार स्टूडेंट प्लान करने के बाद मेरे साथ शेयर करते हैं कि सर आप मेरा प्लान देखो सर, कैसे है कैसे नहीं है। सो मैं इन जनरल देखता हूँ कि स्टूडेंट जब प्लान करता है, तो प्लान करते टाइम हाईली आइडियलिस्टिक हो जाता है, बहुत आदर्शवादी बच्चा बन जाता है। वो भूल जाता है सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को, सारे प्रैक्टिकल फैक्टर्स को। वो सोचता है कैसे मैं अपना मैक्सिमम दे दूं इसी प्लानिंग में, और फिर उसके बाद जब उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता तो उसको सब नेगेटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझें, आप अपनी जब पढ़ाई करें, आप एक ऐसी कोई भी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें जिससे कि आप रिफ़्रेश हों डेली बेसिस पे। चाहे वो एक्टिविटी आपकी हो सकता है, एग्जांपल के लिए आपकी जैसे एक्सरसाइज है, या आप योगा करना शुरू करें, एक्सरसाइज करना शुरू करें, या डांस करना शुरू करें। कुछ भी एक्सरसाइज करना या कुछ भी एक्टिविटी करना शुरू करें जिससे कि आप रिफ़्रेश हो सके। इन जनरल क्या करता है बच्चा, इतना टाइम ख़राब करता है, कभी मोबाइल में, कभी यूट्यूब पे, कभी सोशल मीडिया पे, कभी किधर, एग्जॉस्ट हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद वो इतना थक जाता है कि फिर हफ्ते 10 दिन तक किताबों की वो शक्ल नहीं देखता। फिर उसको लगता है कि साहब बहुत दिक्कत हो गई। और जैसे जैसे प्री का एग्ज़ाम सामने आने लगता है, तो बहुत सारे बच्चे तो तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं उनकी। खास करके जनवरी फरवरी जैसे जैसे चढ़ता रहता है, उनका बुखार वैसे वैसे चढ़ता रहता है। उनको लगता है किसी का जो है कुछ अप डाउन होना शुरू हो जाता है। तो हेल्थ एक्टिविटी में
कुछ ना कुछ रिफ़्रेशमेंट एक्टिविटीज़ में अपने आप को किसी तरीके से तरोताज़ा कर सकें, ऐसा कुछ करें कि आप रिफ़्रेश हो सकें बार बार। तो इस तरीके की एक्टिविटी में एक तो इन्वॉल्व होना सीखें। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर, जिस तरीके से आपकी फिज़िकल बॉडी के लिए खाना खाना ज़रूरी है साहब, इसी तरीके से आपकी मेंटल रिक्वायरमेंट्स भी है, विच इज़ मोटिवेशन। आप मोटिवेशन को आप हमेशा बरकरार रखें प्लान में। मोटिवेशन मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी इनकॉर्पोरेट करें अपने प्लान में। योर प्लान शुड नॉट बी ओनली अकेडमिक प्लान, इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। It should be a plan which includes the activity to refresh yourself. It includes the activity for your, you can say, for your mental aspects also. It includes the activity for health also. तो कहीं ना कहीं अगर आप बैलेंस्ड प्लान बना पाएंगे तो बैलेंस्ड प्लान आपको पढ़ाई करने में मदद करेगा। एंड ऑब्वियसली आई मस्ट से कि ऑलवेज टेक ब्रेक्स। आप जो है ब्रेक्स लें। आप जो है आप बिल्कुल ऐसे मत समझें कि आप अपनी लाइफ जो है एक लेबर की तरह बिताना शुरू कर देंगे। आप जो है कहीं ना कहीं ब्रेक लें। आप स्कूल कॉलेज में भी पढ़े, वहाँ पर भी ब्रेक दी जाती थी, संडे को छुट्टी दी जाती थी। यहाँ ज़्यादा छुट्टी नहीं तो कम छुट्टी लें, लेकिन एक आध दिन 2 दिन ऐसे निकालें कि जिसमें जो है आप थोड़ा सा रेस्ट करें, आप मूवीज़ देखें, आराम करें। इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी हमेशा बनी रहेगी। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस वाज अबाउट ऑल, यू कैन से कि जो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये आज 8 महीने हमारे को कैसे बिताने हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है और किन बातों का ध्यान नहीं रखना, इस बारे में मैं थोड़ी सी उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा पाया हूँगा। नाउ एज़ फार एज दी सोर्सेज आर कंसर्न कि अपने को पढ़ना कहाँ से है, तो सोर्सेज के लिए देर आर 2 थिंग्स और रेदर 3 थिंग्स। एक प्रिपरेशन से रिलेटेड है, एक हमारी प्रैक्टिस से रिलेटेड है और एक हमारी इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, दैट इज़ टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ से मैं शुरुआत करते हुए प्रिपरेशन और इसकी तरफ आता हूँ, क्योंकि ये सबसे छोटा टॉपिक है मेरे लिए। टेस्ट सीरीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो कि 3 सोर्सेज को चुनें, सिलेक्ट करें और 3 सोर्सेज को सिलेक्ट करें। 3 सोर्सेज को सिलेक्ट करने का मतलब है 3 जगहों से टेस्ट सीरीज़ लें और 3 जगहों की टेस्ट सीरीज़ को सिंसियरली फॉलो करें। और इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, कोई एक जगह की पेड रख सकते हैं और 2 जगह की फ्री यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्री सोर्सेज भी हैं। हालांकि तीनों भी फ्री कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं जो है कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी बात है तो तीनों फ्री रख सकते हो। बट मेरा यहाँ पे पेड रखने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक सोर्स ऐसा चुनो जहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कांटेक्ट कर सको और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सको उस पर्टिकुलर इवैल्यूएशन के अंदर। फ्री सोर्स में वो पेन नहीं लेंगे, ईजिली क्वेश्चन पेपर भी गिवन होगा, आंसर शीट भी गिवन होंगी, आप उनको कर लोगे। लेकिन कहीं अटक गए, कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अगर सब कुछ फ्री वाला होगा तो शायद कोई गाइड करने वाला, बताने वाला नहीं होगा। तो इन 3 में आप कोई भी चुने, ऐसा एक ज़रूर हो जिससे आप कांटेक्ट कर सकें, जहाँ पर आप उनसे बात कर सकें, जो आपको समझ सके, आपकी डाउट को सॉल्व कर सके। तो एक टेस्ट सीरीज़ के लिए आप 3 सोर्सेज को चुनें और इन 3 सोर्सेज के शेड्यूल को भी एक बार अच्छे से चेक कर लें कि कौन से सब्जेक्ट को कौन पहले पढ़ा रहा है, आप कौन सा पहले पढ़ना चाहते हो। सपोज़ कोई ई को बिल्कुल लास्ट में ले रहा है और आप चाहते हो पहले है, तो ऐसी सोर्स को आप एक्सक्लूड कर सकते हो और जो पहले ले रहा है आप उसको पहले कर सकते हो। तो उसके शेड्यूल को इवैल्यूएट करो, उसके जो है सपोर्ट सिस्टम को इवैल्यूएट करो। उन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये सोर्स तो आपका ईजिली आप इसके ऊपर वर्क ऑन कर सकते हैं। एज़ फार एज दी प्रैक्टिस इज कंसर्न कि हाँ प्रैक्टिस कहाँ से की जाए, तो मैं बोलूँगा क्वेश्चन बैंक परचेज करें। और क्वेश्चन बैंक जो है मैकग्रा हिल का क्वेश्चन बैंक आता है, इट्स अ गुड क्वेश्चन बैंक। उसके अंदर जो है ये फ्लिपकार्ट अमेजन के ऊपर भी अवेलेबल है और इसमें सब्जेक्ट वाइज गिवन है। पॉलिटी का क्वेश्चन बैंक अलग है और इसके अंदर जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक अलग है, इको का क्वेश्चन बैंक अलग है। सो जस्ट परचेज दोज क्वेश्चन बैंक, वो पूरा का पूरा सेट परचेज करेंगे अगर आप,
तो वो आपको थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं वो और उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप बोलेंगे कि आप हमसे परचेज़ करवाना चाहें बिकॉज़ वो इंस्टीट्यूट को हमारे कहीं ना कहीं वो हमारे वेंडर हैं, सो दे गिव अस अ ह्यूज डिस्काउंट। तो आप अगर ज़्यादा डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप एक काम करें, आप ऑनलाइन चेक कर लें कि आपको मिनिमम कितने रुपए में मिल रहा है। उसके बाद एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा वेंडर उससे सस्ता दे रहा होगा तो डायरेक्ट आपके घर पे ही डिलीवरी हो जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ पैसे अगर बचाने हो तो यहाँ पे उस तरीके से भी बचा सकते हो। बट माई पॉइंट इज़ कि क्वेश्चन बैंक परचेज करो, और क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है ये मैंने बता दिया। ये नहीं कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो फंडामेंटल राइट, उसी को साथ साथ फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन बैंक खोल रखा है। लेट हैव फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग पार्ट डन, ओनली देन यू कैन एबल टू बेसिकली प्रैक्टिस इट। तो आप क्वेश्चन बैंक जो है कहीं ना कहीं इसको प्रिपेयर करें। नाउ इट्स अबाउट कि हाँ जो बाकी हमारे सब्जेक्ट्स हैं कि उसकी एनसीईआरटीज़ वगैरह हम किस तरीके से करेंगे। तो आप देखें साहब, इसके अंदर हमारी एक हिस्ट्री है, एक ज्योग्राफी है, एक इकोनॉमी है, एक पॉलिटी है और एक साइंस है। तो आप देखें कि पहली बात तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो इनकी एनसीईआरटीज़ हैं और एक इनकी टेक्स्ट बुक्स है। ये दो चीज़ें तो हमारे लिए मस्ट हैं ही है। तो कहीं ना कहीं हमारे को क्या समझना होगा, जैसे अब हिस्ट्री की हमारी एनसीईआरटीज़ है, अब इन ये सारी की सारी एनसीईआरटीज़ हमारे पास फ्री में अवेलेबल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एनसीईआरटी नई वाली पढ़ें या पुरानी वाली पढ़ें। मैग्रा हिल की बुक है, पहले टाटा मैग्रा हिल के नाम से थी वो, फिर टाटा अलग हो गए, अब मैग्रा हिल की पब्लिकेशन है। तो मैग्रा हिल की पब्लिकेशन आप जो है वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज़ फार एज द एनसीईआरटी इज़ कंसर्न, तो इसमें एक ओल्ड भी आती है और इसमें न्यू भी आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड कि साहब ओल्ड वाली पढ़ें या न्यू वाली पढ़ें। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप पहले से कुछ टॉपिक्स ओल्ड के पढ़ चुके हो तो कैरी ऑन विद इट, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा बहुत न्यू से पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत ओल्ड से पढ़ा हूँ, तो हो सकता है जैसे एग्जांपल के लिए आपने हिस्ट्री ओल्ड से पढ़ी हो, ज्योग्राफी न्यू से पढ़ी हो, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। इम्पॉर्टेंट इज़ वेदर यू हैव स्टडीड एनसीईआरटी और नॉट। अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ी तब आप ओल्ड को प्रेफर कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ अगर ओल्ड नहीं अवेलेबल किसी रीज़न से, या फिर ओल्ड आपको जो है स्टेशनरी शॉप्स पे नहीं मिल रही है, देन यू कैन गो विद न्यू ऑल्सो। एज फार एज द लिस्ट इज़ कंसर्न, तो आप हमारी जो, मैं आज आयुषी मैम को बोल दूंगा कि इनकी एटलीस्ट जितनी भी ई बुक्स हैं वो ई बुक्स आपके स्टूडेंट अकाउंट पे एक कोर्स असाइन हम कर देंगे, और उस कोर्स का नाम होगा एनसीईआरटीज़ की बुक, एनसीईआरटीज़ ई बुक पूरी गिवन होगी। न्यू की भी पूरी की पूरी बुक ही दे देंगे, मतलब देयर इज़ नॉट नेसेसरी ऑफ गिविंग एनी लिस्ट। हम आपको सारी की सारी बुक्स दे देंगे और ये फ्री में आप वहाँ पर मैं डाउनलोड का ऑप्शन भी जो है किसी तरीके से अवेलेबल करवा देंगे हम, ताकि आप उन सब बुक्स को डाउनलोड कर सकें। सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड होंगी। ऑल यू नीड इज जस्ट टू स्टडी। आप अपना टाइम उसको खोजने पे वेस्ट मत करें कि साहब कहाँ से मिलेंगी, कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। जो जो रेलिवेंट होगी आपको सारा का सारा, आज संडे है, यू कैन चेक बाय वेडनेसडे, तो वेडनेसडे तक आपको सारी की सारी एनसीईआरटीज़ आपके कोर्स में दिखना शुरू हो जाएगी और आप उसके अंदर स्टूडेंट अकाउंट में अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नाउ इट्स अबाउट द टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक आप ऑलरेडी जानते हैं साहब, टेक्स्ट बुक कौन सी इसके अंदर होती हैं। सो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ टेलिंग द नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। इवन दीज लिस्ट आर ऑल्सो गिवन ऑन आवर वेबसाइट। अगर आप होम पेज पे जाओगे तो इसका पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स का नाम गिवन है। जैसे एग्जांपल के लिए पॉलिटी है तो आप इसके अंदर लक्ष्मीकांत जो है रिकमेंडेड बुक है, तो लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ सकते हैं। इको के अंदर आप चाहें तो रमेश सिंह की बुक को पढ़ सकते हैं। आप ज्योग्राफी के अंदर जो है आपको पता है कि मेन आपकी जो है एनसीईआरटी है, या तो जीसी लियोंग की बुक है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर विपिन चंद्रा की बुक को पढ़ सकते हैं, और एंशंट हिस्ट्री के अंदर आर एस शर्मा की बुक को पढ़ सकते हैं। आर्ट कल्चर के अंदर भी आप जो है नितिन सिंघानिया की बुक को पढ़ सकते हैं। इवन जो है आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री में भी नितिन सिंघानिया की बुक रेफ़र कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज़ बेसिकली करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट
तो इसकी एज सच कोई रिकमेंडेड बुक नहीं है, लेकिन हाँ मैकग्रा हिल वालों की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक अगर आप देखना चाहें तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये पूरी लिस्ट जो है वहाँ से मिल जाएगी। नहीं तो आपको इसी के अंदर जो है जो कोर्स आपको असाइन करेंगे हम वेडनेसडे तक, उसमें प्रॉपर पूरी लिस्ट होगी, उन लिस्ट को वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। उसके अंदर एनसीईआरटीज़ की भी लिस्ट हो, एनसीईआरटीज़ तो डाउनलोड के लिए ही गिवन होगी, आप उसको डाउनलोड कर लें। आपको टेक्स्ट बुक की भी लिस्ट होगी, आपके पास ऑलरेडी काफ़ी बुक्स होंगी भी सही, आप उन सबको करना शुरू करें और अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को सब आगे बढ़ाएं। इसके अलावा अगर आपको कोई कंसर्न है तो मैंने कहीं ना कहीं बताया प्रिपेयर कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, कहाँ से करोगे, इवैल्यूएशन कैसे करोगे, कहाँ से करोगे। इसके अलावा अगर आपका कोई कंसर्न है तो आप बताएं। हाँ सॉरी, मुझे लगता है एक कंसर्न था कि एज फार एज द मेंस एंड ऑप्शनल पेपर इज कंसर्न, मुझे लगता है कि शायद हाँ एक ये कंसर्न था, मैंने नोट डाउन कर रखे थे। दो क्वेश्चंस हैं जो सबसे मेरे सामने हैं, जिन चीज़ों को मैंने सबसे पहले एड्रेस करना है। मेंस के लिए और ऑप्शनल पेपर के लिए क्या किया जाए, तो मैं आपको ये कहूँगा कि एज फार एज द मेंस एंड ऑप्शनल पेपर इज कंसर्न, तो आप ऐसे समझें अप टू यू कैन से February एंड पोस्ट फरवरी के बाद क्या करेंगे। बिफोर फेब एंड आफ्टर फेब, मीन्स 1 मार्च के बाद से आपको किस तरीके से करना है। बाय मेंस आई मीन टू से कि या तो मेंस की आंसर राइटिंग की बात हो या फिर मेंस की जो है आपके क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस की बात हो या फिर जो है क्लासेस की बात हो, व्हाटसोएवर। तो बाय मेंस आई मीन टू से मेंस एंड ऑप्शनल बोथ। तो आपको सिंपली क्या करना है, लगभग मेजॉरिटी टाइम यहाँ देना है। 70% ऑफ द टाइम यू शुड गिव फॉर प्रीलिम्स and 30% of the time 30% of the time should be invested in optional paper. It can be 60 also, it depends upon your level of preparation कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, पिछले 1 साल से आप तैयारी कर रहे हो तो 50% से ज़्यादा का टाइम, मेजॉरिटी टाइम आपको अपने प्री के लिए रखना है। दिस कैन बी 60-40 ऑल्सो। आई जस्ट मीन टू से कि प्री में मेजर टाइम इन्वेस्ट हो और ऑप्शनल एंड मेंस में, ऑप्शनल और आपका मेंस के अंदर थोड़ा सा कम टाइम इन्वेस्ट हो। लेकिन एक बार अगर जो फरवरी ख़त्म हो गया और मार्च आ गया तो उसके अंदर इसको ज़ीरो कर देना और इसको 100% कर देना। जो भी हो पाया हो ठीक, नहीं हो पाया हो तो ठीक। अगर आप यहाँ पर कुछ मेंस और ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ आप पक्का फेल हो गए साहब, क्योंकि लगभग 100 दिन पहले भी अगर आप प्री नहीं पढ़ रहे ठीक से फोकस होकर के तो दिक्कत और हो जाएगी। आप समझिए साहब, मैंने ये क्यों बोला 1 मार्च के बाद, फरवरी के बाद बजट भी आ जाएगा, फरवरी के बाद और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप इतना कुछ पढ़ चुके होगे, आपके पास टेस्ट सीरीज भी होंगी, सब कुछ होगा, और अब आप तब सोचो कि मैं ऑप्शनल कर लेता हूँ और तब सोचो कि मैं मेंस कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो एक गलत डायरेक्शन है। सो वी मस्ट बी वेरी ट्रांसपेरेंट, वी मस्ट बी वेरी ट्रू कि आपको एटलीस्ट जो है लास्ट के 100 डेज जो हैं अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रखने चाहिए, 1 मार्च ऑनवर्ड्स आपको क्या करना चाहिए, ये टाइम रखना चाहिए 100% डिवोटेड, 100% डेडिकेटेड टू प्री ओनली। इस तरीके से जो है आप अपनी पढ़ाई प्लान करें, इससे जो है आपको ज़रूर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा एंड आप अपने जो है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। आज की ये वीडियो एक बड़ी प्राइमरी लेवल की वीडियो थी जिसमें कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच डिस्कस किया गया
एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया गया। अब मैं माइन्यूटली बातों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आने वाले सेशंस में। आज मैंने एक फ्रेमवर्क बताया, अब उस फ्रेमवर्क के बाद नाउ आई विल ट्राई टू गो इनटू द डीप। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते कैसे हैं, कोई टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आई विल कम अप विद दैट वीडियो नाउ। तो आप क्या करें, मैं इसकी एक, आप उस प्ले लिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टाइम मिले तो आप जो है इसको हमारे चैनल पे आकर लाइव देख सकते हो, और बाई चांस ना मिले तो ऑफ टाइम जब भी आपको जब भी फ्री हो तो वो प्ले लिस्ट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो उस प्ले लिस्ट के ज़रिए आप उन वीडियोस को देख सकेंगे। और अगर आपको लगे कि कोई और कंसर्न है, आपका क्वेश्चन है, सो अब आप मेरे को अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। नाउ इट्स योर टर्न, इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग यू मे आस्क। चलो, आई थिंक देर इज़ नो एज सच कंसर्न और क्वेश्चंस। सो कुछ अगर क्वेश्चंस रहेंगे सो वी कैन डिस्कस इन द क्लास, और यू कैन कमेंट मी, मेरे पास नोटिफिकेशन के ज़रिए मुझे भी पता लग जाएगा अगर बाद में किसी का कोई कंसर्न होगा, देन वी कैन डिस्कस इट एट अ लेटर स्टेज। ओके। एक बच्चे ने पूछा है कि आंसर राइटिंग कैसे डिस्कस करें और कैसे आंसर राइटिंग अच्छा आंसर लिखें। मैंने इस वीडियो में, मुझे लगता है कि सबसे पहले ही मैंने अपनी इस वीडियो का टाइटल रखा था कि ये वीडियो आज मेरी किसके लिए है, एक स्ट्रेटजी फॉर पीटी। ये एक पीटी की है। एज फार एज द मेंस इज कंसर्न, ऑप्शनल मैंने बताया कि हर वीडियो का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक बारी में सारी बातें नहीं की जा सकती। डेफिनेटली मैं एक आंसर सीरीज़ की जो है कहीं ना कहीं वो शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो आंसर सीरीज़ की भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। और इस चैनल को मुझे लगता है आप हमारे ही स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं कर रखा हो तो ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही इस तरीके की लाइव कुछ सेशन हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जिस दिन हम आंसर टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू राइट अ आंसर, आई विल बी कमिंग विद सम आंसर शीट्स, डू नॉट वरी। मैं कुछ बच्चों के आंसर लेकर के आऊँगा, स्कैंड कॉपीज़ लेकर के आऊँगा। आई विल टेल यू कि हाँ किस तरीके से जो है बच्चे क्वेश्चंस लिखते हैं, क्या क्या गलती करते हैं, वहाँ पर उस समय हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। ओके। कोई और कंसर्न है किसी का, कोई और क्वेश्चन है कि कुछ कोई और पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज हाँ तो अब यू कैन जस्ट सिंपली मैसेज मी। मैं काम करता हूँ हमारे जो है क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। ओके। चलो, थैंक यू to all for watching the video and for participating actively in the video. So we'll see you in the next session, and कल क्लास में मिलेंगे, we'll discuss the subject, and in the upcoming videos we will
we will be coming with such videos for targeting 2021, स्पेशली जिनका सिलेबस वगैरह ख़त्म हो गया, वो सब चीज़ें हो गई हैं, तो इसके ज़रिए हम 2021 के लिए लगातार वीडियो लाते रहेंगे और इसके ज़रिए जो है विल ट्राई टू स्टे इन टच ऑल्सो एंड वी विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एज वेल. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. एंड आई होप कि आप ज़रूर इस वीडियो के में जो बताया हुआ है उसको जो है कहीं ना कहीं अच्छे से करेंगे. हम मोनिका ऑप्शनल के बारे में भी हम क्या करेंगे बाद में डिस्कस करेंगे, और किसी को कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन बाद में याद आ जाता है तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9711394350. आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो. आप हो सकता है इंस्टेंट रिप्लाई मैं ना दे पाऊँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू. एज़ फार एज़ द पीटी स्ट्रेटेजी इज़ कंसर्न, तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी सारी बातें इसमें कर ली हैं. ऑप्शनल से रिलेटेड, आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो हम जो है नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में करेंगे. तो कोई और मन में बात आ जाती है, आपको लगता है कोई क्वेश्चन है ऐसा आपका, तो आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप कर